जय हिंद साथियों साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज इस वीडियो में हम आपकी परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण गोल्डन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हुए, यानी स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए, यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। क्योंकि आरपीएफ एसआई 2024 में जो आपकी 5 तारीख की शिफ्ट में जो आपका 5 दिसंबर को पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो कौन हो जाएंगे, तो भारत के जो पहले उप प्रधानमंत्री थे कौन थे, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आपको ध्यान रखना है, यानी पहला विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होने वाला है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, और पहले जानते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे बात करें पहले गृह मंत्री की, तो पहले गृह मंत्री कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही आपके पहले गृह मंत्री थे। बात करें पहले रेल मंत्री की, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कांस्टेबल के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले रेल मंत्री, तो जॉन मथाई जो थे आपके भारत के पहले रेल मंत्री थे। और वर्तमान के रेल मंत्री कौन है, ये इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। एक क्वेश्चन आपको बताना है कि वर्तमान में आपके रेल मंत्री कौन है। बात करते हैं पहले रक्षा मंत्री के, तो आपका तो सरदार बलदेव सिंह, तो बलदेव सिंह आपको बलदेव सिंह के नाम से रक्षा करने का आपका मनारा होगा, यानी रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह थे। बात करते हैं पहले वित्त मंत्री, तो आपके आर षणमुख आपका चेड्डी जो थे आपके वित्त मंत्री थे। बात करते हैं आपके पहले देश मंत्री, तो विदेश मंत्री कौन थे, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसी के साथ साथ पहले गवर्नर जनरल यानी भारतीय कौन थे, तो आपके सी राजा गोपालचारी थे। बात करते हैं भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश की, तो आपके हीरालाल जे कानिया थे। और उसी के साथ साथ पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। बात करें पहले लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, तो आपका जीवी मामलिंकर। और पहले मंत्री सचिव कौन थे, तो एन आर पिल्लई जो आपके थे पहले मंत्री सचिव थे। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपसे 5 तारीख में आपका आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टेक्नीशियन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने भारत में बंगाल विभाजन का आपका अंजाम दिया। तो बंगाल विभाजन को जो अंजाम दिया था मेरे प्यारे साथियों, कौन से वायसराय ने दिया था, तो लॉर्ड कर्जन ने जो दिया था आपका भारत में आपका बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। तो जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना था बिल्कुल सही चुना था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में ब्रिटिश वायसराय की संख्या कितनी थी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपको तो पता नहीं होगा। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं वायसराय से संबंधित, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे बात करें भारत में वायसरायों की सूची में आपके 20 व्यक्ति शामिल थे, यानी भारत में कुल कितने ब्रिटिश वायसराय थे, तो 20 ब्रिटिश वायसराय थे। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम अगर आपका टफ बना तो। आपको ध्यान रखना है 20 वायसराय थे, जिनमें से अगर हम पहले की बात करें तो पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग आपके जो थे पहले वायसराय थे। और अंतिम वायसराय कौन हो जाएंगे, तो लॉर्ड माउंट बेटन आपके अंतिम वायसराय थे, और पहले आपके लॉर्ड कैनिंग थे। बात करते हैं कुछ आपके वायसराय और उनसे संबंधित कार्यों के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लॉर्ड रोनेस में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कलकत्ता और मद्रास और आपके जो उच्च न्यायालय थे इनकी स्थापना कौन से वायसराय के शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड आपका लॉरेंस के में हुई थी। बात करें रेले आयोग कब आया था, तो रेले आयोग किसके शासनकाल में आया था, लॉर्ड कर्जन के आपके शासनकाल में रेले आयोग आया था। बात करते हैं मेसोपोटामिया अभियान, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला था कि मेसोपोटामिया अभियान, तो मेसोपोटामिया अभियान को आपने ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था लॉर्ड लिनथिंगो आपके वायसराय थे। बात करें कारखाना अधिनियम 1981, कारखाना अधिनियम जो 1981 आया था, लॉर्ड आपका सेल हाउंड आपका क्या था, लॉर्ड सेड डाउन के समय में आपका कारखाना अधिनियम आया था। बात करें 1872 में पहली जनगणना, तो आपकी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, आपको पता होना चाहिए। 1872 में पहली जनगणना आपकी लॉर्ड मेयो, इसमें आपका सही जवाब होगा।
तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेरे प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता, बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें इस वीडियो ने इतने सब्सक्राइबर दिए, हम आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं इसकी पीडीएफ की। तो आपको पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करनी है, तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। यानी हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और क्या है, पीडीएफ डाउनलोड करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि सभी पीडीएफ आपको वहां पर प्राप्त हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है आपकी अमेजन नदी है, यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की जो सूची में शामिल होती है आपकी अमेजन नदी होती है। ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है यानी सही चुना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके महाद्वीप और उनसे संबंधित उनकी नदियों के बारे में, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर कोई बच्चा एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये सभी फैक्ट आपके एनटीपीसी के लिए तो ज़्यादा 100% यहाँ से एनटीपीसी में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। सभी आरआरबी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, मगर खासकर आपके एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे बात करें दुनिया की सबसे लंबी नदी, तो दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है, नील नदी जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो है आपकी 6650 किलोमीटर, 6650 किलोमीटर आपकी दुनिया की सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी है। आपको ध्यान रखना है, किलोमीटर इसकी लंबाई है। बात कर लें यहीं पर यूरोप की सबसे लंबी नदी के बारे में, तो यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वह है आपकी वोल्गा नदी। इसकी लंबाई बात करें तो 3530 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। यहीं पर एशिया की बात करें तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है आपकी यांगतेज है, आपकी 6300 किलोमीटर इसकी आपकी क्या है, लंबाई है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी की बात करें तो आपकी मिसोरी मिसिसिपी हो जाती है और 3730 किलोमीटर इसकी आपकी लंबाई हो जाएगी। वहीं पर बात करें दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है, और अमेजन नदी की लंबाई कितनी है, तो आपकी 6500 आपकी किलोमीटर जो है आपकी अमेजन नदी की लंबाई है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है ये भी आपकी क्या है, आपकी मिसोरी मिसिसिपी आपकी सबसे लंबी नदी है, और इसकी लंबाई आपकी 3730 किलोमीटर है। बात करें भारतीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, भारतीय महाद्वीप की बात कर रहे हैं ना कि भारत की। भारत की कौन सी हो जाएगी, गंगा, और भारतीय महाद्वीप की कौन सी हो जाती है, सिंधु नदी। क्वेश्चन में डिफरेंस है, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, इस क्वेश्चन को अधिकांश बच्चे गलत कर कराएंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारतीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, तो भारतीय महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी है, जिसकी लंबाई की बात करें 3180 किलोमीटर आपकी सिंधु नदी की लंबाई है। अगला है आपका ऑस्ट्रेलिया की, तो बात करें मुर्रे डार्लिंग, यानी डार्लिंग आपको ध्यान रखना है कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की डार्लिंग क्या है, सबसे लंबी नदी है, 3720 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। अगला देखते हैं यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो आपका शेरबन हो जाती है, जिसकी लंबाई आपकी 350 मात्र 350 किलोमीटर हो जाएगी। और विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात करें पानी की मात्रा के संदर्भ में, तो अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी यानी पानी की संदर्भ के मात्रा में जो है अमेजन नदी है। दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दुनिया की सबसे लंबी या विश्व की सबसे लंबी, तो आपकी नील नदी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी, तो बड़ी कौन सी हो जाती है, अमेजन नदी जो है सबसे बड़ी नदी है। दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है, यहाँ पर आपको समझना है। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वरना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका उदयपुर। उदयपुर आपका अरावली पहाड़ी राजस्थान से आपका किलास नदी का उद्गम, आपसे यहाँ से इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर होगा किस नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन पूछा गया है उदयपुर अरावली पहाड़ी से, उदयपुर अरावली पहाड़ी से आपका किस नदी का उद्गम होता है। मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आपका टेक्नीशियन हो, कांस्टेबल का एग्जाम हो, एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, या कोई भी रेलवे एग्जाम हो, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है शिफ्ट में कि नदियों के उद्गम से रिलेटिव, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो किसका, आपका साबरमती नदी का उद्गम जो होता है राजस्थान उदयपुर अरावली पहाड़ी से होता है। ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब है। जिन बच्चों ने विकल्प पहले को चुना है बिल्कुल सही चुना है, पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण नदी और उनके उद्गम स्थल के बारे में। ये क्वेश्चन आपसे पूछे
जा सकते हैं। जैसे पहला है आपका गंगा नदी। तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का उद्गम आपका गंगोत्री उत्तराखंड। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री उत्तराखंड से आपका गंगा नदी का उद्गम होता है, आपको ध्यान रखना है। अगली नदी है आपकी सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के उद्गम की बात करें तो मानसरोवर झील। सिंधु नदी का उद्गम जो होता है मानसरोवर तिब्बत से आपका सिंधु नदी का उद्गम होता है। वहीं पर बात कर ले आपकी नर्मदा। नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है मेरे प्यारे साथियों आपका मैकाल पहाड़ी। कहाँ से? मैकाल पहाड़ी अमरकंटक मध्य प्रदेश से जो होता है नर्मदा नदी का उद्गम होता है, आपको ध्यान रखना है। किसका? मैकाल पहाड़ी अमरकंटक मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। वहीं पर बात करें ताप्ती नदी की या तापी नदी की, तो सतपुड़ा पहाड़ी आपकी बैतूल मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। महानदी इंपॉर्टेंट है आपकी, महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़। नगरिया टाउन, नगरी टाउन आपका छत्तीसगढ़ से महानदी का उद्गम होता है। अगली बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र की नदी की कहाँ पर होता है? चेमायुंगडुंग तिब्बत में आपका जो होता है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ब्यास नदी की बात करें तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी का उद्गम होता है। यहीं पर गोदावरी नदी की बात करें तो नासिक महाराष्ट्र। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोदावरी नदी का उद्गम नासिक महाराष्ट्र से आपका होता है। कृष्णा नदी की बात करें तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र। महाबलेश्वर महाराष्ट्र से क्या होता है? आपका कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कावेरी नदी की बात करें तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी कुर्ग कर्नाटक से आपका कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण नदियां दी गई हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे एक बार फिर से बता दूं, आपका गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री उत्तराखंड से, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर तिब्बत से, नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पहाड़ी अमरकंटक मध्य प्रदेश से, ताप्ती की बात करें तो सतपुड़ा की पहाड़ियों से, वहीं पर महानदी की बात करें तो छत्तीसगढ़ से, ब्रह्मपुत्र की बात करें तो चेमायुंगडंग आपका तिब्बत से, ब्यास नदी के उद्गम कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रे से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नासिक से होता है। महाबलेश्वर से आपका कृष्णा नदी का उद्गम होता है। और कावेरी नदी के उद्गम की बात करें तो ब्रह्मगढ़ी पहाड़ी यानी कुर्ग कर्नाटक से आपका क्या होता है? कावेरी नदी का उद्गम होता है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 के दौरान जारी किए गए ऐप कोविड आपका फर्मा ऐप, कोविड आपका फर्मा ऐप शुरू किया, यानी किस सरकार ने शुरू किया? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोविड-19 के दौरान जारी किए गए ऐप कोविड आपका फर्मा ऐप जो था ये आपका किस राज्य ने शुरू किया? तो ये जो क्या था आपका आंध्र प्रदेश ने शुरू किया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने, आंध्र प्रदेश सरकार बी विकल्प में आपको दिया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। तो आपके जो है लगभग कई ज़्यादा आपके बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके कोविड-19 के दौरान जो है उसके संदर्भ में, कोविड-19 के संदर्भ में आपके बहुत से आपके ऐप लॉन्च हुए थे और कुछ आपके महत्वपूर्ण ऐप आपके सामने हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। कुछ महत्वपूर्ण ऐप हैं और कौन सी सरकार ने शुरू किया इनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा रेलवे बहुत पीछे के, रेलवे जो है बहुत पिछले तलक के जीएस में आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछता है, आपको ध्यान रखना है। जैसे बात करें जन आपूर्ति ऐप, तो जन आपूर्ति ऐप जो शुरू किया था वह किसने किया था? कोविड-19 के समय जन आपूर्ति ऐप आपका उत्तराखंड सरकार ने, जन आपूर्ति ऐप किसने शुरू किया था? तो जन आपूर्ति ऐप जो शुरू किया था वह आपका उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया था, आपको पता होना चाहिए। बात करें कोविड फार्मा, आपका आंध्र प्रदेश सरकार ने किया था। कोविड कब्ज, कोविड कब्ज ऐप किसने शुरू किया? तो कोविड जो आपका कब्ज ऐप था ये आपका महाराष्ट्र सरकार द्वारा। कोविड कब्ज किस सरकार द्वारा? तो कोविड कब्ज आपका महाराष्ट्र सरकार द्वारा। बात करें संजीवनी ऐप की तो आपका बिहार सरकार द्वारा किया गया था और आयुष कब्ज ऐप जो था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था, आपको ध्यान रखना है। बात करें कोविड-19 ऐप की तो ये आपका नागालैंड सरकार ने शुरू किया गया था। और नाडी, नाडी ऐप किसने शुरू किया? पांडुचेरी सरकार ने नाडी ऐप शुरू किया। बात करें प्रज्ञास की तो ये जो ऐप शुरू किया था झारखंड ने शुरू किया था। प्रवासी रोजगार ऐप जो क्या था? सोनू सूद ने, सोनू सूद ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था? तो प्रवासी रोजगार ऐप। बात करें टी कोविड-19 तेलंगाना सरकार और कोविड-19 नागालैंड सरकार, दोनों में अंतर है, आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा किया जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किस अंग द्वारा किया जाता है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किया जाता है वह आपका आइरिस द्वारा किया जाता है। क्या किसके द्वारा किया जाता है? आइरिस द्वारा किया जाता है। यहाँ पर डी विकल्प आपको ध्यान में रखना है, डी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है।
बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके मानव शरीर से संबंधित फैक्टों के बारे में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे बात करें मानव नेत्र के निकटतम बिंदु की, तो मानव नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर, लगभग 25 सेंटीमीटर आपका मानव नेत्र का निकटतम बिंदु होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर बात करें हर सेकंड अपनी आंखों पर कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो अपनी आंख पर जो बनते हैं 50 से अधिक बार फोकस बदलती है। जो अपनी आंख जो होती है वे कितने बार फोकस बदलती है, यानी एक सेकंड में 50 से बार अपनी आंख जो होती है फोकस बदल लेती है। बात करें मस्तिष्क से जुड़ने वाली जो आपकी इसमें तंत्रिकाएं हैं, लगभग 10 लाख से अधिक। आंख से जो आपकी मस्तिष्क की तंत्रिका संबंध रखती हैं वे लगभग 10 लाख से अधिक संबंध रखती हैं। बात करते हैं प्रत्येक नेत्र का व्यास या त्रिज्या कितनी होती है, तो प्रत्येक नेत्र यानी कितनी मोटाई का होता है आपको ध्यान रखना है। तो प्रत्येक जो आंख होती है आपकी 2.5 सेंटीमीटर व्यास वाली होती है। जो आपकी प्रत्येक आंख होती है 2.5 सेंटीमीटर व्यास वाली होती है। इस बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा। अगला बात करें लंबाई की, लगभग वो बात करें तो आपकी 22 मिमी लंबाई होती है। इस बात में भी ध्यान रखना है। बात करें आंखों में क्रिस्टलिया, आपका उतक, आपका लेंस कौन सा होता है, तो क्रिस्टलिया या आपका उत्तल लेंस। आंखों में कौन सा लेंस होता है, तो आपका आपका जो आंखों में लेंस होता है उत्तल लेंस होता है, ध्यान रखना है। बात करें इंसान की जो औसतन आपकी आंख है उसका वजन के बारे में बात करें तो 28.35 ग्राम आपकी आंख का वजन होता है। कितना होता है, 28.35 आपकी आंख का वजन होता है। बात कर लें आंख के आकार की, तो आपका जो होता है 6.5 घन सेमी, 6.5 सेमी जो आपकी आंख का घन होता है। बात करें इसे जो होती हैं आपकी 3 प्रकार के ऊतकों से बनकर होती है। बात करें इंसान की आंख में कुल मिलाकर हड्डियां, इंसान की आंख में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो मेरे प्यारे साथियों मनुष्य की जो आंख में होती है कुल आपकी कितनी हड्डी होती है, तो कुल आपकी 6 हड्डी होती हैं। ध्यान रखना है मनुष्य की आंख में आपकी कितनी हड्डी होती है, तो मनुष्य की आंख में आपकी 6 हड्डी होती है। इस क्वेश्चन पर आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था। तो बताइए ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश की बात करें तो ब्रिक्स में जो शामिल होने वाला अंतिम देश था वह था आपका साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका जो था विश्व में आपका ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश था, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं ब्रिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में जहां से क्वेश्चन बन सकता है। बात करें ब्रिक्स अध्यक्षता बैठक, यानी ब्रिक्स की जो 2024 में अध्यक्षता बैठक हुई थी कहां पर हुई, तो ये आपकी रूस में हुई। बात करें ब्रिक्स का मुख्यालय कहां पर है, तो ब्रिक्स का मुख्यालय कहां पर है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो संघई चीन में ब्रिक्स का मुख्यालय है। और स्थापना की बात करें तो ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी जुलाई आपकी 2015 में, जुलाई 2015 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है। बात करें 2025 में ब्रिक्स के 17वें ब्रिक्स सम्मेलन, 2025 में जो आपका सम्मेलन होगा कौन सा सम्मेलन होगा, तो 17वां शिखर सम्मेलन होगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। बात करते हैं ब्रिक्स देश, यानी ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो ब्रिक्स में आपका ब्राजील हो जाता है, रूस हो जाता है, भारत हो जाता है, चीन हो जाता है, दक्षिण अफ्रीका हो जाता है ब्रिक्स में शामिल। आपसे क्वेश्चन कैसा बनेगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा कि क्या भारत ब्रिक्स में शामिल है, क्या भारत ब्रिक्स में शामिल है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्या भारत आपका ब्रिक्स में शामिल है। आपको ऑप्शन दिया जाएगा नहीं, हाँ या कह नहीं सकते। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे मिलेंगे कि ब्रिक्स में शामिल है या नहीं, तो आपको पता होना चाहिए भारत जो है ब्रिक्स में शामिल है। बात करें जो 2024 का आपका ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था उसका विषय क्या था, तो न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षपात को मौजूद करना जो था ब्रिक्स का आपका लक्ष्य यानी विषय इसमें था। बात करें ब्रिक्स में आपकी किसने सदस्य ले ली है, तो आप सदस्यता जो है ब्राजील के पास है, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका से बढ़ाकर अब मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त राज्य आपका अमीरात को भी इसमें शामिल कर लिया है। इन बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वंशानुगत विषयों से संबंधित का अध्ययन है, यानी वंशानुगत
वंशानुगत का अध्ययन आपका किस में किया जाता है, तो आपका जेनेटिक्स में किया जाता है। पहला विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने पहले विकल्प को चुना है। तो बात करते हैं विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखा और उनसे संबंधित अध्ययनों के बारे में। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए हड्डियों का अध्ययन, तो हड्डियों का अध्ययन जो कहा जाता है आपका ओटियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी जो कहा जाता है आपका हड्डियों का अध्ययन कहला जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मिट्टी का अध्ययन, तो मिट्टी का अध्ययन आपका पेंडोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए यूरेनी सिस्टम का अध्ययन आपका यूरोलॉजी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विषाणुओं का अध्ययन, तो विषाणुओं का अध्ययन जो कहा जाता है आपका वायरोलॉजी, वायरोलॉजी जो कहा जाता है विषाणुओं का अध्ययन में किया जाता है। बात करें यहीं पर पृथ्वी के संरचना का अध्ययन, तो पृथ्वी की जो संरचना होती है, अगर हम इसके अध्ययन की बात करें, तो पृथ्वी की जो संरचना का अध्ययन कहलाता है जियोलॉजी। जियोलॉजी जो कहलाता है आपका पृथ्वी की संरचना का अध्ययन कहलाता है। यहीं पर बात करें गुर्दे से संबंधित अध्ययन, आपका नेफ्रोलॉजी हो जाएगा। गुर्दे से संबंधित अध्ययन कौन सा हो जाता है, नेफ्रोलॉजी आपका गुर्दे से संबंधित अध्ययन हो जाता है। पक्षियों का अध्ययन की बात करें तो ओर्निथोलॉजी आपका पक्षियों का अध्ययन होगा। आपका जीवाश्मों की बात कर लें तो आपका पैलियोटोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन हो जाता है। और कीटों का अध्ययन आपका एंटोमोलॉजी आपका कीटों का अध्ययन हो जाता है। इस बारे में आपको ध्यान रखना है, ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण शाखा हैं। आप हमें इनको टेलीग्राम चैनल पर भी घेर देंगे, वहां से जाकर भी आप इनको देख सकते हो। लीजिएगा भाई, अगला क्वेश्चन है आपका सूर्य के वातावरण का बाह्यतम परत क्या कहलाता है। यानी जो आपका सूर्य का वातावरण है उसका बाह्यतम परत आपसे पूछा गया है, तो उसका जो बाह्यतम परत कहलाता है वह आपका आभा मंडल कहलाता है। आपको ध्यान रखना है, यानी डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। तो बात करते हैं सूर्य से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी हो सकती है। जैसे पहली थ्योरी से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से सूर्य की वातावरणीय बाह्यतम परत को आभा मंडल कहते हैं। सूर्य व चंद्रमा के चारों ओर एक प्रकाशीय वृत्त प्रतीत होता है और उस आपका प्रकाशीय चक्र को सूर्य का आभा मंडल कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सीधे तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आभा मंडल, आभा मंडल का तात्पर्य है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। बात करें सूर्य की बाहरी परतों में आपका कोरोना या आभा मंडल सूर्य की बाहरी परत कहलाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपकी सूर्य की बाहरी परत क्या कहलाती है, तो कोरोना जो है सूर्य की बाहरी परत कहलाती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है। फोटोस्फीयर की बात करें तो प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर जो होता है प्रकाश मंडल होता है और सूर्य की सबसे निचली व गहरी परत होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोस्फीयर क्या होता है, तो फोटोस्फीयर जो होता है सूर्य की सबसे निचली और गहरी परत को क्या कहा जाता है, तो सूर्य की सबसे निचली और गहरी परत को आपको फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल भी कहा जाता है। बात करें क्रोमोस्फीयर की या बड़मंडल की, तो प्रकाश क्षेत्र का और सौर संक्रमण क्षेत्र के बीच स्थित होता है। क्रोमोस्फीयर क्या होता है, तो वायुमंडल जो आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय आपका जो आपका सूर्य ग्रहण के समय आपका दिखाई दे जाता है, क्या होता है, क्रोमोस्फीयर आपका दिखाई दे जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे दो क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, तो सूर्य की सबसे बाहरी परत को आपका कोरोना कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है सूर्य की सबसे निचली परत एवं गहरी परत क्या कहलाती है, तो फोटोस्फीयर आपका कहलाती है। दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सिलेक्टेड है। आरपीएफ क्वेश्चन में इन क्वेश्चनों के 100% क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बन जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, आपको इस क्वेश्चन को नोट करना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में जो है वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपकी अनुसूचियों से संबंधित डिफरेंस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे बात करें भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में आपकी 12 आपकी अनुसूचियां हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं, तो आपके 25 भाग हैं और 470 आपके अनुच्छेद या 470 आपके आर्टिकल है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में आपकी 4 अनुसूचियां थी और 8 अनुसूचियां थी और 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी। क्वेश्चन एसएससी जीडी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के मूल जो कॉपी थी उसमें जो मूल आपका था, मूल कॉपी जो थी उसमें कितनी अनुसूचियां थी, तो उसमें आपकी 8 अनुसूचियां थी। जिनमें बात करें 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं अनुसूची को कब कब जोड़ा गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो 9वीं अनुसूची जो थी इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था।
10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा आपका 1985 में जोड़ा गया। ये आपके चारों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। और 11वीं अनुसूची को आपका जो जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 में 11वें अनुसूची को जोड़ा गया था। वहीं पर बात करें 12वीं अनुसूची की तो 74वें संविधान संशोधन 1992 में आपका 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगर हम बात करें 9वीं अनुसूची की कि 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, 10वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं में क्या है और 12वीं में। तो 12वीं में आपकी न्यायपालिका है, 11वीं अनुसूची में आपकी ग्राम पंचायत आ जाती हैं और आपकी 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून आ जाते हैं। आपको बताना है 9वीं अनुसूची में आपका क्या है। अगर आपको ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं, आपको इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि हमने 3 अनुसूचियों को आपको बता दी हैं। आप अगर आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे साथियों पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसका वर्णन करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसका वर्णन करती है। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो जल्दी से जल्दी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पांडुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड है। क्वेश्चन है आपका पांडुचेरी किस आपके उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो बात करें पांडुचेरी की तो पांडुचेरी जो आता है वह आपका मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन पूछा गया था कि मद्रास आपके उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1862 में आपके मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण हाई कोर्ट और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन आपके लिए पहला ही फैक्ट है कि पांडुचेरी जो आता है आपका मद्रास आपका उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। मद्रास उच्च न्यायालय जो है भारत के तमिलनाडु प्रांत का न्यायालय है। कहाँ का है? मद्रास जो आपका उच्च न्यायालय है वह भारत के तमिलनाडु क्षेत्र का न्यायालय में है। और मद्रास उच्च न्यायालय है कहाँ पर? तो आपका चेन्नई में है। बात करें मद्रास उच्च न्यायालय की आपकी स्थापना कब हुई थी, तो 1862 में आपकी मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इस क्वेश्चन के बारे में आपका पता होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम का आपका न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है नागालैंड का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो नागालैंड का उच्च न्यायालय आपका गुवाहाटी ही न्यायालय जो है आपका नागालैंड का है। मिजोरम का भी आपका उच्च न्यायालय जो है आपका कहाँ का है, गुवाहाटी का ही है। और अरुणाचल प्रदेश और असम का भी। इनकी आपकी जो पीठ होती हैं, जैसे आपका लखनऊ उच्च न्यायालय है, लखनऊ में आपकी क्या है, न्यायिक पीठ है आपकी किसकी, इलाहाबाद आपकी हाई कोर्ट की। तो इसी प्रकार इनकी पीठ बनी हुई है, मगर आपके उच्च न्यायालय यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहीं पर बात करें कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत पश्चिम बंगाल और आपका क्या आता है, अंडमान निकोबार न्यायालय आपका आता है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी किस न्यायालय के अंतर्गत आता है। ये जो आता है आपका कलकत्ता, इसमें आपका सही जवाब होगा। हैदराबाद उच्च न्यायालय के अंतर्गत आपका क्या आता है, तेलंगाना आता है, आपका ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि अन्य आपकी अंतःस्रावित ग्रंथि कार्यों को प्रभावित करती है। तो कौन सी ग्रंथि है, आपका सभी को पता होगा पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि। इसमें सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाता है। ग्रंथि टॉपिक भी आपका आरआरबी का एक फेवरेट टॉपिक है। ग्रंथियों से आपको अक्सर आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और विशेषकर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपका साइंस का भी रोल आपका जो है आरपीएफ परीक्षा में अच्छा ठीक ठाक रहता है, तो आपको साइंस भी पढ़कर जाना होगा। जैसे बात करें मानव शरीर में ग्रंथियों से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो मानव शरीर में लगभग आपको 600 से 1000 ग्रंथि, आपको ध्यान रखना है। आपको कहीं कहीं पर 600 भी मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको 1000 भी मिलेगा। तो मानव शरीर में लगभग 600 से 1000 ग्रंथियाँ आपकी पाई जाती हैं। बात करते हैं आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है, तो मास्टर ग्रंथि के नाम से आपका पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। बात करें अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो यकृत यानी लीवर आपकी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, आपको ध्यान रखना है। बात करें पीनियल ग्रंथि की, तो यह मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक सबसे छोटी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि पूछी जाए आपकी, तो पीनियल ग्रंथि जो होती है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। थायराइड ग्रंथि की बात करें तो इसके कार्य बहुत पूछे जाते हैं, जैसे हृदय गति का नियंत्रण कौन करता है, ताप नियंत्रण कौन करता है, आपका चय पाचन सहित आपका शरीर के कई कार्यों को नियंत्रित करती है, आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे अच्छी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे अच्छी ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे अच्छी ग्रंथि है। आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। कौन सी ग्रंथि केवल आपकी
स्त्रियों में पाई जाती है तो अंडाशय। और शरीर की सबसे मजबूत ग्रंथि की बात करें तो गर्भाशय की मांसपेशियां जो होती हैं ग्रंथि के रूप में काम करती हैं और शरीर की जो है सबसे मजबूत ग्रंथि के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पर है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पर है। तो बात करें मेरे प्यारे साथियों महात्मा गांधी के समाधि स्थल की, तो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वह आपका राजघाट में है, आप सभी को पता होगा। यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाता है जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। बात करते हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो महात्मा गांधी का पहले तो पूरा नाम ही जान लेते हैं। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम था। जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 को जो हुआ था महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और स्थान की बात करें तो पोरबंदर के काठियावाड़ जिले में आपका गुजरात में क्या हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं महात्मा गांधी के पिता का नाम, तो आपका करमचंद गांधी जो था आपका महात्मा गांधी के पिता का नाम था। गांधी जी के शिष्य का नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपका मीरबेन हो जाएगा और ये आपके लिए मोस्ट होने वाला है, आप इसे नोट करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करें गांधी जी का भारत में आगमन कब हुआ था, तो 9 जनवरी 1915 को, यानी जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चले गए थे तो उससे बाद जो गांधी जी का आगमन हुआ था वह आपका 9 जनवरी 1915 को हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बात करें वकालत पढ़ने जो इंग्लैंड गए थे, ये आपके 1888-1891 में गए थे। इनके राजनीतिक गुरु भी पूछ लिया जाता है, तो राजनीतिक गुरु आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इन्होंने प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर किया गया था, तो इनका प्रथम सत्याग्रह आपका चंपारण 1917 में इन्होंने प्रथम सत्याग्रह किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर किया। अधिकांश बच्चे इसमें जो है दांडी यात्रा लगा कर आते हैं, यानी दांडी मार्च यात्रा आपकी लगा कर आती है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका डिफरेंस प्रकार का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट बल्ले की माप कितनी होती है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है और कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो जहां से क्वेश्चन बना है। तो बात करें क्रिकेट बल्ले की माप को लेकर, तो मेरे प्यारे साथियों क्रिकेट बल्ले की माप जो होती है 38 इंच आपकी क्रिकेट बल्ले की माप होती है, आपको ध्यान रखना है। यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में, जैसे क्रिकेट पिच की लंबाई बात कर लें तो क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है 22 गज आपकी क्रिकेट पिच की लंबाई होती है, आपको ध्यान रखना है। यहीं पर बात करें क्रिकेट बल्ले की माप आपकी 96.5 सेंटीमीटर या 38 इंच भी आपके क्रिकेट बल्ले की माप होती है। क्रिकेट बॉल के वजन की बात करें तो बॉल का वजन कितना होता है, तो 5.5 से आपका 5.75 ओंस आपका होता है। यहीं पर वॉलीबॉल गेंद की परिधि पूछी जाती है। ये क्वेश्चन जो है आपसे एनटीपीसी एसआई में क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था और एनटीपीसी में क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि वॉलीबॉल गेंद की परिधि। तो आपको ध्यान रखना है 66 सेंटीमीटर के लगभग आपकी वॉलीबॉल गेंद जो होती है उसकी परिधि होती है। वॉलीबॉल गेंद का भार कितना होता है, तो 270 कितना होता है 270 ग्राम की आपकी वॉलीबॉल गेंद होती है। क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई आपकी 28 इंच, जो आपके क्रिकेट के स्टंप होते हैं यानी जिनको हम विकेट भी बोलते हैं, तो क्रिकेट स्टंप जो होते हैं उनकी ऊंचाई कितनी होती है, तो आपकी 28 इंच होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि खो खो का जो मैदान होता है उसका मैदान कितने बाई कितने का होता है, तो आपका 29 बाय 16 मीटर का आपका जो आपका खो खो का मैदान होता है ये पूछा जाता है। खो खो में आपसे पूछ लिया जाता है इनमें कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, आपको पता होना चाहिए। रग्बी फुटबॉल की बात करें तो इसका जो मैदान होता है वह आपका 110 बाई आपका 75 गज का होता है। और कबड्डी का मैदान कितना होता है, तो 12.5 मीटर गुणा आपका 10 मीटर का आपका होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इनके बारे में भी आपको। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व था ये आपका नीलगिरी आपका बायोस्फीयर रिजर्व जो था सबसे पहले भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्यों के बारे में, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जैसे गुजरात के 2 महत्वपूर्ण आपके वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जैसे गिर वन्यजीव अभ्यारण्य और गिरना वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, आपका मध्य प्रदेश में है। दोनों इंपॉर्टेंट है। गुजरात में है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में पन्ना और पेंच वन्यजीव अभ्यारण्य है, दोनों ही आपके लिए सेलेक्टेड है और आरपीएफ एसआई में दोनों ही पूछे जा चुके हैं। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें आपका राजस्थान में है और सवाई मान आपका सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी आपका कहाँ पर है, राजस्थान में है। क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन दोनों पूछे जा चुके हैं।
उत्तर प्रदेश में बात करें तो कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य और पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बिन आपका सर वन्यजीव अभ्यारण्य और आपका मसूरी वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड में स्थित है। और आपसे आरपीएफ जो आपका पिछला 2019 वाला एग्जाम हुआ था उसमें मसूरी आपका वन्यजीव अभ्यारण्य आपसे पूछा गया था, आपको पता होना चाहिए। यहीं पर पंजाब की बात करें तो आपका कथलोर आपका कुसलियान वन्यजीव अभ्यारण्य और आपका ये जो है नगल आपका वन्यजीव अभ्यारण्य, ये जो था आपसे एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन देखने को मिला था, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना हम इनको आपके टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है? तो वायुमंडलीय माप दापने में जो प्रयोग किया जाता है आपका बैरोमीटर का किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। बैरोमीटर आपका सी विकल्प में दिया है, यानी यहाँ पर सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके क्या है महत्वपूर्ण मीटरों के बारे में, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे वायुमंडल दाब मापने में आपका बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपकी भूकंप की तीव्रता, तो भूकंप की तीव्रता जो है आपकी सिस्मोग्राफ द्वारा मापी जाती है। यहीं पर पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ध्वनि की तीव्रता की बात करें तो आपका ऑडियोमीटर हो जाएगा। और पानी की सतह पर उपस्थित तेल का पता लगाने के लिए तो आपका ग्रेविमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? ग्रेविमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो पानी की सतह पर उपस्थित तेल का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहीं पर बात करें सूर्य किरण की तीव्रता का निर्धारण करते हुए, तो इसमें आपका एक्टिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और वायु तथा गैस के भार तथा घनत्व मापने के लिए आपका एरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बात करें वायुमंडलीय दाब मापने हेतु, तो आपका बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और मृदा की नमी मापने के लिए आपका टेंसियोमीटर का प्रयोग आपका मृदा की आपकी नमी मापने में किया जाता है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किन भारतीय राज्यों समूह की जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो सर्वाधिक जो जनसंख्या थी वह आपकी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की थी, आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। तो बात करते हैं 2011 की जनगणना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात था केरल का था 1000 आपका 84, आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, तो सर्वाधिक जो लिंग अनुपात था वह आपका केरल राज्य का था। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन था? आपका अरुणाचल प्रदेश था और 972 यहाँ पर लिंगानुपात रहा है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला, तो आपका केरल था, यहाँ पर लगभग 94% लोग आपके साक्षर थे, आपको पता होना चाहिए। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य जो था बिहार था, और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य भी आपका बिहार था 51.5%। बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी जनजाति वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आपकी एससी जनजाति वाला आपका क्या है? उत्तर प्रदेश में, जिसमें 4,13,56,608 जन आपके जो थे वे आपके 2011 की जनगणना के अनुसार थे। बात करें सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, तो सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या थी आपकी महाराष्ट्र की थी, आपको पता होना चाहिए। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य जो था हिमाचल प्रदेश था। इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपके लिए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला बैंक था? तो भारत के पहले बैंक की बात करें तो कौन सा बैंक था? जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो भारत का पहला बैंक आपका कौन सा हो जाएगा? तो बैंक ऑफ आपका इनमें से इंडिया आपका करेक्ट जवाब। निम्नलिखित में से महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन से? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? तो आपके चंद्रगुप्त प्रथम जो थे प्रथम गुप्त सम्राट थे, यानी पहला विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाता है।
मेरे प्यारे साथियों, आज के क्वेश्चनों के साथ साथ हम इनके थ्योरी और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी बात करेंगे, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। जैसे जहां से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिहार केसरी। तो बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। और वहीं पर बात करें बंगाल केसरी की, तो आशुतोष मुखर्जी को जो जाना जाता है बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है। बात करें कश्मीर का अकबर, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और एनटीपीसी 2021 में आपसे पूछा गया था। तो आपका जेनू अल आपका अब्दाली को जाना जाता है। और फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को जाना जा सकता है। वहीं बात करें आयरन लेडी, तो आपका इंदिरा गांधी को कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एसआई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बात करें जम्मू कश्मीर के शेर की, तो आपका शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हो जाएगा। कभी गुरु की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं। वहीं पर बात करें मराठों का शेर, आपका बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और बादशाह खान की बात करें तो आपका गफ्फर खान को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आज के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आरपीएफ में यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड होने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी पैसा नहीं जाता, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा जयपाल और मोहम्मद गजनबी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो जो मेरे प्यारे साथियों पेशावर का युद्ध लड़ा गया था, ये आपका 1001 में लड़ा गया था। आपको ध्यान रखना है, यानी पहला ही विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। जिन बच्चों ने पहले विकल्प को चुना है, सही चुना है, पहला विकल्प आपका सही जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्रों के बारे में, जहां से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं। जैसे पहला है आपका पानीपत की प्रथम लड़ाई, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। पानीपत की प्रथम लड़ाई आपकी 1526 में हुई थी। यहीं पर बात करें हल्दी घाटी का युद्ध, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और आपसे एसआई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपका कब हुआ था? तो 1576 में आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। बात करें दीन ए इलाही की बात करें, तो दीन ए इलाही की शुरुआत आपकी 1582 में हुई थी। पाकिस्तान का भारत पर हमला कब हुआ था? तो पाकिस्तान पर जो भारत का हमला हुआ था 1965 में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गांधी अरविंद समझौते की बात करें 1931 में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1935 में किया गया था। ये भी आपके लिए मोस्ट होने वाला है, आप इसको नोट करेंगे। बात करें पहले विश्व युद्ध की समाप्ति जो हुई थी 1918 में हुई थी। गांधी जी का जन्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 1869 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बात करें तो 1885 में हुई थी। और जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? आपका 1889 में आपका जन्म हुआ था। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण डेट थी, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन देखने को मिला था। ग्रुप डी में क्वेश्चन देखने को मिला था। और आरपीएफ 2019 वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन देखने को मिला था। तो आपके लिए जो है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी क्वेश्चन आपका मोस्ट हो सकता है। क्वेश्चन पूछा गया है थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी। तो थार रेगिस्तान की जो सबसे लंबी नदी थी वह है आपकी लूनी नदी। आपको ध्यान रखना है, विकल्प बी में आपको सही जवाब दिया है। जिन बच्चों ने यहाँ पर विकल्प बी को चुना है, बिल्कुल सही चुना है। विकल्प बी यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपकी नदियों के बारे में, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम सभी प्रकार की जो आपकी पीडीएफ होती हैं सभी पीडीएफ उस पर डालते हैं। आपका इंपॉर्टेंट जीके होता है, इंपॉर्टेंट जीके से रिलेटेड भी वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगी। और कुछ इंपॉर्टेंट जीके जीएस के फैक्ट आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ बांग्लादेश सीमा की लंबाई कितनी है? यानी भारत के साथ जो बांग्लादेश सीमा साझा करता है वह आपकी कितनी सीमा करता है? तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो कितनी करता है? आपका 4096.7 आपका जो करता है, आपको ध्यान रखना है 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यहाँ पर डी विकल्प में आपको करेक्ट जवाब दिया गया है। डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। बात करें यहीं पर सबसे कम पूछी जाती है अफगानिस्तान की, तो आप बताइएगा अफगानिस्तान के साथ कितने सीमा साझा करता है?
बात करते हैं बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, आपकी ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है, आपको पता होना चाहिए। यहीं पर मुद्रा की बात करें तो आपका बांग्लादेशी टका जो है आपका बांग्लादेश की मुद्रा है, और बांग्लादेश में कुल आपके 8 प्रांत हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। बात करें राष्ट्रीय खेल की तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है और आपके लिए मोस्ट होने वाला है, आप इसे कांस्टेबल के लिए सिलेक्टेड मान लीजिएगा। भाषा की बात करें तो बांग्लादेश में बंगाली भाषा बोली जाती है। औपचारिक नाम यानी जो इसकी संसद है उसका औपचारिक नाम क्या है, आपका पीपुल्स आपका रिपब्लिकन ऑफ बांग्लादेश, ये है आपका बांग्लादेश का औपचारिक नाम है, आपको ध्यान रखना है। बात करें राष्ट्रपति की तो मोहम्मद शहाबुद्दीन आपके राष्ट्रपति हैं। भारत के साथ सीमा साझा कितना करता है तो आपका 4096 किलोमीटर आपका सीमा साझा करता है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पशु की बात करें तो पशु क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर आपका राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु जो है आपका राष्ट्रीय पशु जो है रॉयल बंगाल टाइगर राष्ट्रीय पशु है। और भारत बांग्लादेश सीमा के साथ आपकी रेड क्लिप रेखा मिलती है, इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति के सापेक्ष एक विमान की गति निर्धारित करता है, तो कौन करता है, आपको पता होना चाहिए। इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका इसमें सही जवाब हो जाता है हाइड्रोमीटर, आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण मापक यंत्रों के बारे में, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पहला है आपका ऑडियोमीटर, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऑडियोमीटर जो किया जाता है आपका ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए आपका ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। बात करें बैरोमीटर की तो बैरोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपका कैलोमीटर की बात करें तो ऊष्मा की आपकी मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप की बात करें तो यह विद्युत आवेश की उपस्थिति को मापता है। यहीं पर कीमोग्राफ की बात करें तो कीमोग्राफ एक उपकरण है जो आपकी ग्राफिक रूप से गति करते हैं। डायनामो की बात करें तो आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और आपकी कैलिप्लक्स की बात करें तो पतले तार यानी तार का व्यास मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहीं पर ऑडियोमीटर की बात करें तो साइकिल या कार जैसे वाहनों की यात्रा दूरी मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण मापक यंत्र दिए गए हैं और उनसे संबंधित आपके फैक्ट दिए गए हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे अक्सर आपकी परीक्षा में पूछा गया है और आपकी परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। तो बात करते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण संविधान के बारे में। जैसे बात करें ऑस्ट्रेलियाई संविधान, तो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची अगर क्वेश्चन पूछा जाए समवर्ती सूची कहाँ के संविधान से ली गई है, तो समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलियाई संविधान से आपकी ली गई है। यहीं पर बात करें कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो ली गई है आपकी जापानी संविधान से ली गई है, आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। यहीं पर बात करें गणतंत्र के प्रस्तावना में स्वतंत्रता आपकी फ्रांसीसी संविधान से ली गई है। संसदीय सरकार और कानून का शासन आपका कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यहीं पर बात करें मौलिक अधिकार की तो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। बात करें सर्वोच्च न्यायालय की आपकी सहकारी अधिकारिता आपकी कनाडा के संविधान से ली गई है। और मौलिक कर्तव्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूएसआर यानी रूस नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, क्वेश्चन पूछा गया है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो नीति आयोग होती है इसका जो अध्यक्ष होता है वह वर्तमान में आपका प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं नीति आयोग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। श्री सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड है, इस क्वेश्चन को मोस्ट कर लेंगे आप, स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के जो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी हैं। और प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनघड़िया जो थे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण होने वाला है। बात करें सीईओ की तो सीईओ कौन है, BBR शिववर्णियम जो है आपके जो है नीति आयोग के सीईओ हैं।
अगर बात करें प्रथम सीईओ की, तो प्रथम सीईओ कौन थे आपके? सिंधु श्री खुल्लर। सिंधु श्री खुल्लर जो थे आपके जो थे प्रथम आपके क्या थे? नीति आयोग के सीईओ थे। बात करें फुल फॉर्म की या नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, तो नीति आयोग का पूरा नाम देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे 2019 एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। 2019 में जो आरपीएफ में एसआई का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था और इम्पोर्टेंट है। एएलपी में क्वेश्चन आपको फर्स्ट उपाध्यक्ष से देखने को मिला था, आपको पता होना चाहिए। जो हाल ही में एएलपी में क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम उपाध्यक्ष यानी अरविंद पनघड़िया। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपको इन क्वेश्चनों के बारे में भी पता। अगला क्वेश्चन है कथकली भारतीय नाट्य अकादमी एक पूर्व आपका क्या है? एक रूप है जिसका आरंभ भारतीय राज्य में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा गया है कथकली का आरंभ कहाँ से हुआ था? केरल से। आपका सही जवाब होगा। कहाँ से हुआ था कथकली का? केरल से। आपका सही जवाब होगा। तो बात करते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित क्षेत्रों के बारे में। जैसे केरल की बात करें तो केरल के आपके दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक तो है आपका कथकली, दूसरा हो जाता है आपका मोहिनी अट्टम। दोनों के लिए आपके इम्पोर्टेंट है, कथकली और मोहिनी अट्टम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। अगला राज्य है आपका भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम का तमिलनाडु का एक बहुत महत्वपूर्ण नृत्य है आपका भरतनाट्यम, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर यहीं पर ओडिशा की बात करें तो ओडिसी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का बात करें तो उत्तर प्रदेश का आपका कथक एक शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुरी नृत्य हो जाएगा और आंध्र प्रदेश का आपका कुचिपुड़ी नृत्य है। और ये जो है फेवरेट जो होने वाला है एसएससी जीडी का फेवरेट टॉपिक है। अगर आपका एग्जाम लगभग आपका 25 शिफ्टों में होता है तो 25 शिफ्टों में जो कथक आपका कुचिपुड़ी नृत्य से क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग 15 बार कुचिपुड़ी नृत्य से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एसएससी जीडी में। तो जो बच्चा आरपीएफ कांस्टेबल के साथ साथ जिन बच्चों की हाइट है 170 आपकी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को मोस्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आउट हो चुका है या आपका पेपर भी लीक हो चुका है। इस क्वेश्चन को लेकर 100% आपको आपकी शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। लगभग अधिकांश शिफ्टों में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया था? तो ये होगा। बात करते हैं भारत में प्रथम के बारे में क्योंकि यहाँ से भी अक्सर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरा लाल जेकानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। बात करें भारत के पहले अटॉर्नी जनरल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में पूछा जा चुका है, कौन है? सेतलवाल। मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है क्योंकि रेलवे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट करता है। तो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो सेतलवाल थे। भारत के पहले सोलिसिटर जनरल, तो सोलिसिटर जनरल कौन थे? आपका कौन थे? सी के दफ्तरी थे, आपको ध्यान रखना है। भारत के पहले लोकपाल कौन थे? पिंकी चंद्र घोष। पिंकी चंद्र घोष जो थे भारत के पहले लोकपाल थे, आपके लिए मोस्ट होने वाला है। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो चुनाव आयुक्त जो थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे, आपको ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करते हैं प्रथम कैबिनेट सचिव। तो प्रथम कैबिनेट सचिव जो थे NR पिल्लई जो थे प्रथम कैबिनेट सचिव थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। लोकसभा के प्रथम आपके अध्यक्ष कौन थे? जीवी मामलिंकर। जीवी मामलिंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है। प्रथम सेना अध्यक्ष की बात करें जनरल राजेंद्र सिंह जी। प्रथम शिक्षा मंत्री की बात करें मौलाना अबुल कलाम आजाद। पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे, आपको पता होना चाहिए। मोस्ट आपके लिए क्वेश्चन होने वाला है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, सिलेक्टेड थे, इनके बारे में आपको पता। अगला क्वेश्चन है पीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो पीली क्रांति जो है वह आपकी संबंधित किससे हो जाएगी? आपकी तिलहन उत्पादन में वृद्धि से संबंधित जो है पीली क्रांति का संबंध है, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर क्रांतियों और उनसे संबंधित क्षेत्रों के बारे में। जैसे पीली क्रांति आपकी तेल बीज उत्पादन से संबंधित, विशेषकर सरसों और सूरजमुखी से आपकी संबंधित है। सेम पित्तौरा क्या थे? इसके जनक के रूप में माना जाता है। किसे? आपका सेम पित्तौरा को आपके जनक के रूप में जाना जाता है। यहीं पर बात करें गुलाबी की, तो गुलाबी आपकी प्याज उत्पादन, औषधि और झींगा उत्पादन से संबंधित है। और दुर्गेश पटेल को जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड फैक्ट चल रहे हैं आपको। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। बात करें लाल की,
तो लाल जो है आपका मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। और विशाल तिवारी को लाल क्रांति का जनक माना जाता है। यहीं पर श्वेत की बात कर लें तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और बर्गिस कुरियन को आपका जनक के रूप में जाना जाता है या उत्पादक के रूप में जाना जाता है। बात करें भूरी तो आपकी चमड़ा, कोक और गैर पारंपरिक उत्पादन से संबंधित है। और हीरालाल चौधरी को भूरी क्रांति का जनक माना जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, आपको पता होना चाहिए। नीली की बात करें आपका मछली उत्पादन से संबंधित है। डॉक्टर अरुण कृष्ण आपके जनक हो जाएंगे। रजत क्रांति आपकी अंडे से संबंधित है। आपका अंडा उत्पादन और कुक्कुर उत्पादन इंदिरा गांधी जनक होती हैं। बात करें प्रोटीन की तो आपका उच्च उत्पादन हो जाएगा, पीएम नरेंद्र मोदी संबंधित हैं। सदाबहार की बात करें तो संपूर्ण रूप से कृषि में उत्पादन और आपका सुश्री आपका स्वामीनाथन से आपके क्या है इसके जनक के रूप में जाना जाता है। तो जनक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पीली क्रांति के जनक सेमत्रपो। गुलाबी की बात करें दुर्गेश पटेल हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। लाल की बात करें विशाल तिवारी। श्वेत के आपके बर्गिस कुरियन। भूरी के हीरालाल चौधरी। नीली के डॉक्टर अरुण कृष्ण। रजत इंदिरा गांधी। आपका प्रोटीन की बात करें पीएम नरेंद्र मोदी। और आपका स्वामीनाथन किसके हो जाएंगे, सदाबहार के हो जाते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए मौर्य वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो बताइएगा कौन था। यह क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण वंश, उनसे संबंधित उनके संस्थापकों के बारे में, प्रथम शासकों के बारे में, उनकी राजधानियों के बारे में और अंतिम शासकों के बारे में। जैसे पहला है आपका शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का प्रथम शासक कौन था? शिशुनाग था। अंतिम शासक की बात करें नंदीवर्धन और राजधानी क्या थी? वैशाली थी। यहीं पर हर्यक वंश की बात करें तो हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार। अंतिम शासक नागदशक। राजधानी क्या थी? आपकी राजगृह या पाटलिपुत्र थी, आपको ध्यान रखना। शिशुनाग वंश हो चुका है। नंद वंश की बात करें महानमपदन आपका महापदम नंद हो जाएगा। अंतिम की बात करें घनानंद हो जाते हैं और राजधानी पाटलिपुत्र आपकी हो जाएगी। मौर्य की हमने बताया था, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन तो आपका आउट हो चुका है, आप सभी को पता होगा, तो अब तो बता दीजिएगा कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। अब भी कमेंट बॉक्स में नहीं बताओगे। शुंग वंश की आपकी कौन हो जाते हैं? प्रथम शासक विश्वामित्र शुंग। अंतिम देवभूति और पाटलिपुत्र आपकी क्या थी? राजधानी थी। सातवाहन वंश की बात कर लें सिमुख हो जाएंगे। अंतिम आपके सतकर्णी हो जाते हैं। प्रतिष्ठान आपकी राजधानी हो जाएगी। आपकी कुषाण वंश इंपॉर्टेंट है, आपको कुषाण वंश के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि कुषाण वंश से संबंधित बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुषाण वंश का अंतिम शासक बताइए, आपका कौन हो जाएगा? वसुदेव हो जाता है। राजधानी आपकी क्या हो जाती है? पेशावर हो जाती है। यहीं पर गुप्त वंश की बात करें, गुप्त वंश के अंतिम शासक श्रीगुप्त हो जाएंगे। और अंतिम